प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, इसमें जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स में जो आपके पास फर्स्ट पॉइंट है, इंटरचेंजिंग corresponding रो एंड कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट डज नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। अब यहाँ पर है कि यहाँ तो आप कॉलम को लें या रो को लें, दोनों में से जिस एक को भी लेंगे ना, उन दोनों के डिटर्मिनेंट को अगर आप चेंज भी कर देंगे वैल्यूज को, तो उनके जो डिटर्मिनेंट होंगे उन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने ये मैट्रिक्स ली है जन, जिसकी वैल्यूज आपके पास क्या है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31। ये मैंने कोई जनरल मैट्रिक्स ली है जिसके एंट्रीज आपके पास इस फॉर्म में हैं। अब वो कह रहा है यहाँ तो आप रो लें या कॉलम लें, दोनों में से जो भी लेंगे उनको आप चेंज करेंगे तो उनके जो डिटर्मिनेंट होंगे, जैसे कि हम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड चेक करेंगे, उन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं ये वाला कॉलम लूँ, इसको मैं कॉलम को चेंज कर दूँ, ठीक है, कॉलम को मैं रो की फॉर्म में लिख दूँ, यहाँ पर मेरे पास एंट्रीज अब आ जाएंगी A11, A21, A31, ठीक है। बाकी ये वाले आ गया। उसके बाद ये वाली चीज़ आ जाए, सेकंड कॉलम लेते हैं, इसको मैं अब किस फॉर्म में लिख रही हूँ, रो की फॉर्म में ले, तो ये आपके पास क्या आएंगी, ये आपके पास आ जाएगा A12, A22, A33, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद मैं ये थर्ड जो लास्ट वाला है, इस कॉलम को रो में कन्वर्ट करूं तो मेरे पास इसकी टर्म्स आ जाएंगी, एंट्रीज आ जाएंगी A13, A23, A33, ये आ जाए, ठीक है। यहाँ तो आप ये वाला मेथड कर लें। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि इंटरचेंज करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम, मैंने अब रो के करस्पॉन्डिंग और कॉलम के, मैंने कॉलम लिया उसको रो के करस्पॉन्डिंग चेंज किया है। कह रहे कि इस वाले का डिटर्मिनेंट अगर आप लें, लेफ्ट हैंड साइड का डिटर्मिनेंट लें और राइट हैंड साइड का डिटर्मिनेंट लें, इन दोनों की वैल्यूज़ क्या होंगी, सेम आएगी, कोई इतना ख़ास इफेक्ट नहीं होगा। अच्छा, अब इसके एलिमेंट को थोड़ा सा ऑब्जर्व करें। यहाँ पर आपके पास A12 था और यहाँ पर सेकंड एलिमेंट आपके पास A21 था, ठीक है। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, अगर एलिमेंट, अगर आप रो कॉलम को ना फॉलो करें तो आप ये भी कह सकते हैं A11, A1 के लिख सकते हैं, A21 को A12 के इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है, ये इसके इक्वल हो सकता है। और A31 को हम 13 के इक्वल भी लिख सकते हैं, A13 के इक्वल भी लिख सकते हैं। यहाँ से आप देखें, ये देखें, यहाँ पर A13 एलिमेंट था, यहाँ पर A31 एलिमेंट, ठीक है ना। तो वो ये भी ये कह रहा है ना कि वैल्यूज पर कोई चेंजेस नहीं पड़ेगी अगर आप रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, इसी तरह बाकी का कर लें, ठीक है ना। अगर आपने क्या करना है, अगर आप रो या कॉलम को नहीं कर रहे, डायगोनल वाली एंट्री सेम रखें, बाकी अगर आपके पास 1 2 है, 1 2 की जगह 2 1 कर दें,
3 1 है, 3 1 की जगह 3 1 और एलिमेंट कर दिया। अब इन दोनों की फॉर्म में आपके पास क्या होगा, जो आपके पास इन दोनों के डिटर्मिनेंट होंगे वो आपके पास बिल्कुल सेम आएंगे, उनकी वैल्यूज आपके पास डिटर्मिनेंट की बिल्कुल सेम है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो इस प्रॉपर्टीज को क्या कहता है, फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा। फर्स्ट प्रॉपर्टी को होल्ड करवाते हैं कि जो इन्होंने फर्स्ट प्रॉपर्टी बोली है वाकई ये फुलफिल हो रही है मैट्रिक्स के लिए कि नहीं। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने 3x3 की मैट्रिक्स ली थी, हम भी 3x3 की मैट्रिक्स अज्यूम कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट, अच्छा जिसकी एलिमेंट है आपके पास 1 -1 2, ठीक है। और इस सेकंड है आपके पास 2 1 1 0 1 माइनस, ठीक। अब इसकी हम क्या करते हैं, मैं भी इसके क्या करती हूँ, कॉलम को रो की फॉर्म में लिख कर ना दूसरी वाली मैट्रिक्स बना लेती हूँ राइट हैंड साइड। अब ये आपके पास थी 1 -1 एंड 2 मैट्रिक्स, ठीक है ना, 1 -1 2, ये आपके पास कॉलम था। इसकी मैं रो की फॉर्म में लिखूं तो ये आपके पास हो जाएगा 1 -1 2। अच्छा, अब ये आपके पास है कॉलम की फॉर्म में 2 1 1, इसे मैं अब लिखूंगी रो की फॉर्म में 2 1 1। अब ये आपके पास क्या है 0 1 -1, तो इसे मैं लिखूंगी 0 1 माइनस। अब वो कह रहे हैं इन दोनों के डिटर्मिनेंट की वैल्यूज चेंज नहीं होगी, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। हम देख लेते हैं दोनों का डिटर्मिनेंट लेकर। सब ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। सबसे पहले हम जूम कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड जूम कर लिया है। अब इसका हम डिटर्मिनेंट ले लेंगे इजीली, इजीली वे में डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। अच्छा, डिटर्मिनेंट हम इजी वाला ले लेते हैं, हम वाला प्रॉपर्टी की, क्योंकि यहाँ पर वो मेंशन नहीं है कि एक्सपेंशन से डिटर्मिनेंट फाइंड करें, हम जो सिंपल डिटर्मिनेंट होता है उसे ले लेंगे। अच्छा, वो क्या होता है कि फर्स्ट तो आपके पास इग्नोर होती हैं। अब इसके क्रॉसवर्ड अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 1, डिटर्मिनेंट आपको इजीली लेने आता है 1, फिर रेस्ट ऑफ द टर्म्स का डिटर्मिनेंट आ जाएगा माइनस फार्मूले वाला होगा। सेकंड एलिमेंट आपके पास क्या है 2 है, यहाँ पर आपके पास 2 आ जाएगा। फिर जो उसके साथ मल्टीप्लाई होंगी रेस्ट ऑफ टर्म्स का डिटर्मिनेंट, फिर प्लस, और ये आपके पास 0 आ जाएगा। और 0 में जो आपके पास रेस्ट ऑफ टर्म्स हैं वो उनका डिटर्मिनेंट। अब इसकी वैल्यू सेलेक्ट करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग हमने इस वाली रो को इग्नोर कर देना, इस वाले कॉलम को क्या करना है इग्नोर कर देना। ये जो आपके पास कॉलम है 1 वाला, ये कॉलम ये रो इग्नोर हो गई है, तो आपके पास जो एरिया बचा है ये है सिलेक्टिव एरिया। इसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे। एलिमेंट क्या है 1 1 1 -1, ठीक है। -2 तो एज इट इज था। अब 2 वाले को हमने क्या करना है इग्नोर करना है, 2 वाले को इग्नोर करना है। तो आपके पास कौन कौन सी आ जाएंगी, वो आपके पास आ जाएगी -1 1 2 -1। ये वाला आपके पास रेस्ट ऑफ टर्म्स हैं जो इसके डिटर्मिनेंट में हम लिखेंगे -1 1 2 -1। उसके बाद प्लस 0, 0 वाली हमने ये वाला 0 वाला जितना भी कॉलम था उसे इग्नोर करना है। तो आपके पास ये वाला एरिया सिलेक्टिव एरिया है, इसके टर्म्स आ जाएंगी जो कि किसके इक्वल है, वो है -1 1 2 1। अब इसे मज़ीद सिंप्लीफिकेशन करते हैं। 1 एज इट इज मल्टीप्लाई हो रहा है, ये एज इट इज आ जाएगा। इनका डिटर्मिनेंट लेंगे 1 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास -1 आ जाएगा माइनस। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 1 आएगा, ये आ जाएगा।
-2 एज इट इज। अब इनका डिटर्मिनेंट लेंगे, -1 पॉजिटिव 1 माइनस, ये आपके पास क्या है, 2 1 ज़ा 2, 2 आ जाएगा, प्लस। अब यहाँ से देख लें, इसका डिटर्मिनेंट निकालने की इतनी नीड नहीं है कि आपको पता है कि इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, ज़ीरो से मल्टीप्लाई होगा, उसने ज़ीरो ही हो जाना, तो हम यहाँ से डायरेक्टली ज़ीरो भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब -1 आपके पास क्या होता है, -1 ये -2 हो जाएगा क्योंकि सब्ट्रैक्शन हो रही है, -2 वाला ये आपके पास एज इट इज आ जाएगा। अब 1 -2 में -1 आ गया, ठीक है, सब्ट्रैक्शन की ना, 1 - 2 -1 आ गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये -2 एज इट इज, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 2 आ गया, तो ये आपके पास आंसर 0 आ गया। अब राइट हैंड साइड देखते हैं, राइट हैंड साइड का भी आंसर 0 आएगा, ठीक है। दोनों का आंसर अगर 0 आ जाएगा, इट्स मीन जो हमारे पास प्रॉपर्टी 1 है वो फुलफिल हो रही है। तो यहाँ पर सेकंड राइट हैंड साइड कंसीडर करते हैं, ठीक है। राइट हैंड साइड का भी आपके पास आंसर 0 ही आएगा। ओके, वेल डन, ठीक है ना। आप राइट हैंड साइड भी देखेंगे, दोनों का क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इसका भी आंसर आपके पास 0 आता है, तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी होती है वो आपके पास ट्रू हो गया। सेकंड की तरफ चलें, काफी ने कर लिया यहाँ पे, वेल डन। If each element in a row and column is zero, the value of determinant is zero. अगर आपके पास मैट्रिक्स में कोई कॉलम या रो जीरो हो जाए तो उसकी जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी वो हम जीरो लेंगे। डिटर्मिनेंट फाइंड करने की इतनी नीड ही नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल देखें, ये डिटर्मिनेंट है, इस जिसकी एलिमेंट ये देखिए, A11 A21 A31, ऑलराइट। अब इसमें से मैं एक कॉलम 0 0 ले लूँ, ठीक है ना, मैंने मिड वाली कॉलम पूरी 0 ले ली है। तो वो यहाँ पर यही कह रहा है, इस प्रॉपर्टी में यही कह रहा है, अगर डिटर्मिनेंट में आप यहाँ तो कॉलम की बात करें या तो रो की बात करें, दोनों में से एक हो सकती है, दोनों में से एट अ टाइम, दोनों चीज़ें एट अ टाइम नहीं यूज़ होंगी, दोनों में से एक चीज़ यूज़ होगी, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने एक कॉलम के साथ इसका डिटर्मिनेंट अगर आपके पास इस फॉर्म में आए, अच्छा आपके पास ज़रूरी नहीं है कि ये मिड में आए, आपके पास ये यहाँ पर भी आ सकता है 0 0, यहाँ पर भी आ सकता है, लेकिन होगा क्या, होगा कॉलम की एक, किसी एक कॉलम की फुल एंट्री आपके पास क्या होनी चाहिए, जिस तरह यहाँ पर है ना 0 0 होनी चाहिए, तो उसका डिटर्मिनेंट आपके पास क्या होता है, 0 आता है। ये था कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है। रो के कॉरस्पॉन्डिंग भी हम कर सकते हैं, देखिए फॉर एग्जांपल अगर रो के कॉरस्पॉन्डिंग भी हो ना, जैसे कि A11 A12 A13 0 0 0 A31 A32 A33, ये देखें, ये कॉल रो के कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास क्या है, एक रो है जिसके ऑल एलिमेंट आपके पास 0 है, तो इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपके पास क्या होगी, 0 हो जाएगी। प्रॉपर्टीज ये हमें ये बताती है, अगर कॉलम हो या रो हो, कॉलम हो या रो हो, तो आपकी क्या होगी, आपकी जो एंट्रीज होंगी वो क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। एक एग्जांपल देख लेते हैं इसकी कि वाकई अगर हमारे पास 1 1 2
0 0 0 -1 1 -2। वो कह रहे हैं कि आपके पास इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी। चेक कर लेते हैं वाकई ये प्रॉपर्टी फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही। इम्प्लाइज दैट इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं। डिटर्मिनेंट की वही टेक्निक है जो हम पहले यूज करते आ रहे हैं। ठीक है, डिटर्मिनेंट लेंगे, ये आपने 1 रखा, फिर डिटर्मिनेंट रेस्ट ऑफ टर्म का डिटर्मिनेंट, अच्छा फिर -0 आ जाएगा, फिर रेस्ट ऑफ एलिमेंट का डिटर्मिनेंट प्लस, अच्छा अब यहाँ पर आपके पास -1, ठीक है ना, -1, तो यहाँ पर प्लस -1 इसका डिटर्मिनेंट। ऑलराइट, अब क्या होगा, अब इस वाली रो को इग्नोर करेंगे तो आपके पास जो एरिया होगा वो ये वाला हो जाएगा, ये वाला सारा एरिया आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो इसके एलिमेंट लिखते हैं 0 1 0 माइनस। ठीक है, अब ये 0 वाली रो को इग्नोर करेंगे तो आपके पास कौन सा आ जाएगा, 1 1 2 -2। यहाँ पर एलिमेंट लिखते हैं 1 1 2 -2। अब -1 वाली जो आपके पास कॉलम है इसको इग्नोर करें तो आपके पास ये वाला एरिया आ जाएगा। ठीक है ना, इसके एलिमेंट आ जाए, इन सारे एलिमेंट को यहाँ पर लिख लेते हैं 1 0 2 0। अब आपको देखने से ही लग रहा है ऑल एलिमेंट इक्वल टू 0 है। अब ये देखें, इसको इससे मल्टीप्लाई करा 0, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई किया 0, तो ये आपके पास 0 आ गया। अब ये आपके पास क्या, इसका जो भी डिटर्मिनेंट हो 0 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये उसकी वजह से 0 हो गया। अब यहाँ से देखें -1 एज इट इज लिख दें। अब ये क्या है, इसे 0 से मल्टीप्लाई किया 0 हो गया, -0 से मल्टीप्लाई किया 2 को 0 हो गया, तो ये भी 0 हो गया, तो इसकी ऑल वैल्यूज क्या होगी, 0 होगी। तो ये प्रॉपर्टी हमारी क्या वेरीफाई होगी, वेरीफाई कर दी हमने ये प्रॉपर्टी कि अगर कोई रो हो या कॉलम हो उसके ऑल एलिमेंट अगर 0 हो तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी क्या आएगी, 0 आएगी। 2 हमारे पास फुलफिल हो गई है। अब इसकी 3 की तरफ आ जाए। Interchanging any two row and column reserve the sign of the determinant। अच्छा, अगर आप इंटरचेंज कर रहे हो कॉलम को कॉलम के साथ, रो को रो के साथ, तो उसमें क्या आएगा, उसके डिटर्मिनेंट जब आप लेंगे तो साथ में नेगेटिव साइन इन्वॉल्व होगा। ये प्रॉपर्टीज उन्होंने यहाँ पर डिफाइन करवाई है। फॉर एग्जाम्पल मीन्स है, ये एलिमेंट है आपके पास 1 1 A12 A13 A21 A22 A23। क्या हुआ इसके एलिमेंट के पास, इंटरचेंजिंग एनी टू एन कॉलम रिजर्व द साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट इस मीन टू से दैट आपके पास ये एलिमेंट गिवन है। अब यहाँ के जो थर्ड वो कंप्लीट कर लेते हैं, 31 A32 A33। रो के क्रोस्पॉन्डिंग करें या कॉलम के क्रोस्पॉन्डिंग करें, दोनों की सेंस वो सेम ले रहे हैं। ठीक है, दोनों की सेंस वो क्या कहेगा, सेम लेगा। अच्छा, अब मैं इस वाली रो को इस वाली रो से इंटरचेंज करूं तो साथ मैंने क्या लगाना, माइनस लगाना, ये माइनस आ गया। अब मैंने क्या करना है, सबसे पहले इस वाली रो को किससे रिप्लेस कर देना, फर्स्ट वाली से। चलें देखें,
A31, A32, A33, ठीक है। और थर्ड को मैंने 1 की जगह लिख, 1 वाले को थर्ड की जगह लिख देना है, जिसकी एलिमेंट है A11, A12, A1, ठीक है। अब इन दोनों को आपस में इंटरचेंज किया तो साथ मैट्रिक्स क्या आएगा, आपके पास नेगेटिव आएगा। और ये आपके पास मिड वाली जो आपके पास रो है एज इट इज, एक आपके पास ये थर्ड प्रॉपर्टी है कि अगर आप इंटरचेंज करेंगे रो को रो के साथ, कॉलम को कॉलम के साथ, तो देन तब भी आपके पास क्या आएगा नेगेटिव आएगा दोनों के साथ। अच्छा, ये तो था हमारे पास करस्पॉन्डिंग टू रो। अच्छा, हम कॉलम के अकॉर्डिंग भी देख लेते हैं, माइनस आएगा साथ में। अच्छा, अब मैं इस वाले कॉलम को इस वाले कॉलम से रिप्लेस करूं, देन अब मेरे पास क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। नेगेटिव लगा दिया, अब इसको मैंने इसकी जगह लिख देना है और फर्स्ट वाले को थर्ड वाली जगह पे। तो देखें, यहाँ आगे आपके पास एलिमेंट A13, A23, A33, और ये आपके पास आ जाएंगे A11, A21, A31, और जो बाकी रेस्ट ऑफ कॉलम जितने भी हैं वो एज इट इज हम लिख सकते हैं, A12, A22, A32, ठीक है। ये था आपके पास corresponding टू कॉलम। जब भी आपने रो को रो के साथ इंटरचेंज करेंगे तो साथ में आपके साथ नेगेटिव साइन लगाएंगे, ठीक है। तो आपने साथ में क्या लगाना है, नेगेटिव साइन लगाना है, द साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट। रिजर्व, इसका मतलब है, रिजर्व का मतलब यही है ना कि वो आप ऑर्डर में थोड़ी सी चेंजेस आ गई हैं। मीन्स टू से दैट अगर आप इस वाले कॉन्सेप्ट से देखें A B C, ठीक है। अब यहाँ अगर आप A से B की तरफ जाएंगे पॉजिटिव रहेगा, B से C की तरफ जाएंगे पॉजिटिव रहेगा, C से A की तरफ जाएं आपका क्या होगा, जो आपके पास साइन है वो पॉजिटिव रहेगा। लेकिन जब आपने जाना A से C, C से B, B से A, तो देन आपके पास क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। ये वाला जो आपके पास A से C, C से B, B से A, यानी कि इनका रिवर्स ऑर्डर हो गया, ये इस वजह से कह रहा है रिवर्स दी साइन, इट्स मीन टू नेगेटिव आपने लगानी। ये एक थर्ड प्रॉपर्टी आपके पास ये थी। उसके बाद आपके पास है फोर्थ प्रॉपर्टी, इफ टू रो अ कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज 0। अच्छा, आइडेंटिकल मीन्स कह रहा है इसमें एंट्री सेम, एंट्री सेम, ठीक है ना। आइडेंटिकल मीन्स कि आपके पास अगर ऐसे आपके पास मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसकी आपके पास टू रो सेम होनी चाहिए, ठीक है। टू रो के करस्पॉन्डिंग देखें तो टू रो सेम होनी चाहिए, अगर आपको कॉलम के करस्पॉन्डिंग देखें तो टू कॉलम आपके पास सेम होने चाहिए, तो उनके डिटर्मिनेंट क्या होगा, उसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 होगा। ये आपके पास 4 प्रॉपर्टीज है, ठीक है ना। यहाँ पर आइडेंटिकल उन्होंने वर्ड यूज कर दिया सेम एंट्रीज की जगह, ठीक है। आप सेम एंट्रीज कर लें या आइडेंटिकल लिख लें, उनका मतलब एक ही होता है। यहाँ पर एग्जांपल देखें, मैंने एक मैट्रिक्स, जनरल मैट्रिक्स ली है, जिसकी एलिमेंट है आपके पास A11, A21, A31, A11, A21, A31। मैंने ये दो कॉलम ना क्या कर दिए, सेम रख दिए इनकी एंट्रीज। यहाँ पर देखिए A12, A22, A32। मैंने क्या किया, इनके एलिमेंट है ना, जो दो कॉलम है, जो आपके पास टू कॉलम है, एक ये वाला कॉलम C1 और C3, इनके आप देखें एंट्री सेम है, तो इट्स मीन इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो आपके पास किसके इक्वल होगा, वो आपके पास होगा 0 के इक्वल।
ठीक है, या आप कॉलम के करस्पॉन्डिंग करें या तो आप रो के करस्पॉन्डिंग करें। अगर एंट्री सेम हो जाएंगी तो आपके पास एडजस्टमेंट्स हो। अच्छा, एक मैट्रिक्स ले लें जिसका डिटर्मिनेंट, अच्छा अब मेरे पास एक मैट्रिक्स है जिसकी एलिमेंट है 1 -1 0 2 3 1 -1, यहाँ पे लिखे 1 -1 जी, ये मेरे पास मैट्रिक्स है। ठीक है, अब ये ना जो रिजल्ट है ना प्रॉपर्टी से हमें क्या है कि हमारे पास कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं, हम ये रिजल्ट से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब उसने बता दिया कि आपके पास क्या है, ये 1 है आपके पास, और ये -1 है, और ये आपके पास 0 है, और ये आपके पास 1 है, और ये आपके पास -1 है, ये 0। अब यहाँ पर 2 कॉलम 0 होंगे तो हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे नहीं। अगर ठीक है ना, हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, वहाँ पर लिख सकते हैं कि इसका डिटर्मिनेंट, अगर हम इसके डिटर्मिनेंट के अकॉर्डिंग बात करें तो इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 होगा। डिटर्मिनेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने वेरीफाई करना है एग्जाम्पल को तो वेरीफाई कर लेते हैं कि वाकई ट्रू है, इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। अगर इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ जाए तो इसमें हमारे पास जो 4 प्रॉपर्टीज है वो वेरीफाई है। ओके, तो 1 दिया तो आपके पास ये वाला एरिया आ गया जिसकी एलिमेंट आपके पास 3 -1 1 0, फिर इसके बाद -2, और ये वाली इग्नोर किया तो इसकी एलिमेंट आपके पास है -1 0 0 +1, ये वाली इग्नोर किया तो आपके पास -1 3 0 1, ये वाली आपके पास है। ठीक है, अच्छा इसका डिटर्मिनेंट लें। इसका डिटर्मिनेंट लिया आपने, 3 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे उसने आपके पास 0 ही आना है, माइनस जो आपके पास होता है, और ये वाला -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1 हो जाएगा, -1 और ये वाला 1 पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास है। उसके बाद -2, इसका डिटर्मिनेंट ये तो आपके पास पूरी, इसका इससे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, -0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 -0 0। उसके बाद आपके पास आ गया +1। ऑलराइट, इसका डिटर्मिनेंट लें, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास आता है -1, और ये आपके पास 0 आ जाएगा, -0। तो आपके पास रेस्ट ऑफ टर्म क्या होगी, इसे 0 में किया तो +1, ये 0 है, ये आपके पास -1 आ गया, तो ये -1 पॉजिटिव 1 से कैंसिल आउट, तो इट्स मीन आपके पास आंसर 0 आ गया। वेरीफाई होगी एग्जाम्पल कि अगर आपके पास कॉलम हो या रो हो, अगर कोई 2 रो 2 कॉलम आपके पास आइडेंटिकल हो जाए, जिनमें सेम एंट्रीज आ जाए, उसका डिटर्मिनेंट हम 0 के इक्वल लिख सकते हैं। उसके बाद आपके पास 5 प्रॉपर्टीज लास्ट है, इसमें है कि if each of the element in a row and column of a determinant is multiplied by the same number p, the value of the determinant is multiplied by p. For example, ये मैं p फर्स्ट वाले देखें, अगर आपके पास कोई किसी रो या कॉलम में सारे एलिमेंट, ये थोड़ा सा देख लें, जिसकी एलिमेंट है आपके पास ये 2 1, ये p a 3 1, rest of the term a 1 2, a 1 3, a 2 2, a 2 3, A32, A33, ये आपके पास मैट्रिक्स है। अगर वो कह रहा है कि यहाँ कॉलम की बात करें या रो की बात करें, यहाँ पर मैंने क्या कर लिया, कॉलम के करस्पॉन्डिंग देख,
अब यहाँ पे देखिए पूरे कॉलम में आपके पास एक ऐसा एलिमेंट है पी, ठीक है ना। अगर ऐसा एलिमेंट हो पी तो उसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, उसने क्या है कि वो हम आपके पास पी मल्टीप्लाई होगा डिटर्मिनेंट, पी आप कॉमन ले लें, पी कुछ भी हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है। अब A11 A21 A31 A12 A22 A32 A13 A23 A33, ठीक है। कॉलम में हो या किसी रो में हो तो वहां पर अगर आके आप होल जिस तरह 0 0 मैट्रिक्स में इन्वॉल्व हो रहा था ना, अगर इसी तरह आपके पास भी यहाँ पर कोई भी कॉन्स्टेंट हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, एनी कॉन्स्टेंट, ठीक है ना। अगर वो सब में सेम आ रहा हो ना तो तब हम कॉमन ले सकते हैं। अब ये नहीं कि ऊपर 2 हो, नीचे 3 हो, नीचे 5 हो, तो इस वजह से क्या होगा, आप कॉमन नहीं ले सकते। अगर सब में सेम कांस्टेंट हो रहा हो, सेम कांस्टेंट आ रहा हो, देन हम तब इस वाली मैट्रिक्स को इस तरह मैट्रिक्स लेकर उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। हम क्वेश्चन करेंगे कुछ, उसमें आपके ना ये प्रॉपर्टीज वेरीफाई हो जाएंगी, सारा कुछ हो जाएगा। आगे चलते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन है आपके पास, ये आपके पास बुक है ना, इस बुक का ये क्वेश्चन 1 देखते हैं पहले। क्वेश्चन 1 में से मैं कर देती हूँ, बाकी आप लोग खुद देखना। इसमें हम डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी यूज करते हुए थोड़ा सा एवेलुएट कर सकते हैं। एंड 2 क्वेश्चन 1 एंड 2 देखें थोड़ा सा, हम इसे किस तरह हमसे सॉल्व आउट कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में एवेलुएट द डिटर्मिनेंट, आपके पास जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें था एवेलुएट द डिटर्मिनेंट, देन आपके पास इसे हुआ क्या है, डिटर्मिनेंट एवेलुएट करना था, जिसमें से इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यूज के जो एंट्रीज हैं वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। एंट्रीज इस तरह से हैं 5 3 2 5 3 -2 -2 -1 1 -4 -3 एंड 2। ये आपके पास 3 × 3 का डिटर्मिनेंट एवेलुएट का। अच्छा, अब हम हमारे पास जितनी भी प्रॉपर्टी थी, फर्स्ट प्रॉपर्टी में था कि इंटरचेंज करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट डज नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो ये हम चेंज भी कर लेंगे तो उनके क्या होगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यूज पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। तो इसे भी हम रहने देंगे, ये भी यहाँ पर उस वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बस वहाँ पर कहा हुआ है कि अवेलुएट डिटर्मिनेंट फ्री हैंड है, तो कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी थी। सेकंड प्रॉपर्टी में था अगर आपके पास रो एंड कॉलम में से कोई भी जीरो हो जाए तो हम जीरो लिख सकते हैं। फिलहाल जो हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है उसमें इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, तो ये भी ऑप्शन से रिड्यूस हो गया। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड प्रॉपर्टी थी उसमें था कि अगर आपके पास अगर हम रो को कॉलम में कन्वर्ट करें, कॉलम को रो में करें, तो इस तरह का भी कोई सीन नहीं है, ठीक है। तो इनमें से कोई भी प्रॉपर्टीज इस क्वेश्चन में नहीं लग रही, तो हम क्या करेंगे, अपनी मर्जी से इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि हमें इजीली फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब हम चेंज भी करेंगे क्योंकि हमें तो डिटर्मिनेंट निकालना है, तो वहाँ पर पड़ा हुआ है कि हम अगर रो को कॉलम में भी चेंज करें तो उनका डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम हो। तो लेंथी प्रोसीजर से अच्छा है कि हम डायरेक्ट इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। अगर हमने फर्स्ट एंड सेकंड लास्ट वाली प्रॉपर्टी भी अप्लाई कर ली है तो वो भी यही होगी।
तो इसलिए डायरेक्ट डिटर्मिनेंट निकालते हैं। 5 लिखें, रेस्ट ऑफ द टर्म्स वैल्यूज आ गई आपके पास। अच्छा, माइनस आपके पास था फार्मूले वाला, माइनस आता है। अब यहाँ पर जो आपके पास एंट्री है ना, सेकंड एंट्री, ये आपके पास -2, तो इसे अब आपने यहाँ पर -2 ले, ठीक है। रेस्ट ऑफ द एंट्रीज आ गई, उसके बाद प्लस है। थर्ड एलिमेंट आपके पास क्या है, -4, तो ये आपके पास -4, ये आपके पास एंट्रीज आ गई। ओके, चेक कर लेते हैं कि इसका आंसर वाकई 1 आ रहा है। अच्छा, अब 5 है, 5 है। अब 5 के एलिमेंट्स को यहाँ पे लिखें तो आपके पास क्या आएगा, इसको इग्नोर किया है तो आपके पास रेस्ट ऑफ द टर्म्स आ जाएंगी -1, -3, 1, 2, ठीक है। अब इस वाली रो को इग्नोर करें, इस वाली कॉलम को इग्नोर करेंगे, ये रो तो फुल इग्नोर होनी है, इसे तो आप भूल ही जाएं, ठीक है, ये तो इग्नोर होनी। अब हम क्या करेंगे, -2 वाले जो कॉलम ऐसे इग्नोर करें तो आपके पास 3, -3, -2, 2, 3, -3, -2, 2, ठीक है। उसके बाद -4 वाले आपने क्या करना है, कॉलम को रिड्यूस करें, इग्नोर करें, तो आपके पास आ जाएगा 3, -1, -2 एंड 1, ये एलिमेंट आपके पास आ गए। अब इनका सिंपली डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, ये आपके पास 5 एज इट इज आ गया। फाइव आपके पास एज इट इज आ जाएगा। अब -1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आएगा, -2, माइनस फार्मूले वाला आ जाता है, और -3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास -3 ही देता है, ठीक है। ये हमने डिटर्मिनेंट निकाल लिया। ये माइनस माइनस आपके पास क्या हो जाएगा, +2, इसका डिटर्मिनेंट निकालें, ये आपके पास 6 -6, ये आ जाएगा। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालें, ये आपके पास -4 है। अच्छा, अब 3, 1, -2 इनका डिटर्मिनेंट निकालें तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये 3, ठीक है, -2 1 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाता है, तो ये 2 आ जाएगा। ये आपके पास क्या होगा, ये यहाँ से देख लें, ये 5 एज इट इज, -2, ये माइनस माइनस आपके पास क्या हो जाएगा, +3, ये +2, ये आपके पास कैंसल आउट, 0, -4, 3 -1, 1। अब देखिए, अब यहाँ पर आपके पास क्या टर्म बचे, ये आपके पास 5 एज इट इज, -2 +3 1, ठीक है। ये आपके पास क्या टर्म हो जाएगी, ये आपके पास टर्म 0 हो जाएगी, और जब -4 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये -4 आ जाएगा। अच्छा, आपके पास क्या रह जाएगा, आपके पास आ जाएगा 5 -4 इज इक्वल टू 1। अच्छा, आपने जो इसका डिटर्मिनेंट निकाला है वो क्या आ गया, इज इक्वल टू 1। इसी तरह काफ़ी क्वेश्चन है, उसे आप कर सकते हैं। अच्छा, एक यहाँ पर एक मैट्रिक्स है जिसमें रो कॉलम ऑपरेशन अप्लाई हुआ है, वो थोड़ा सा देख लें। आई थिंक 4 पार्ट है उसका। आपके पास मैट्रिक्स इस तरह से है, 3A, ये हमने उस क्रॉस P वाला आ गया, ये P वाली प्रॉपर्टी आ गई, ठीक है ना। P वाली प्रॉपर्टी के करस्पॉन्डिंग हम इसे सोल्व आउट कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट AL -A +L, A -L, A +L, ठीक है। अच्छा,
वहां पर था कि अगर आपके पास किसी रो या कॉलम में p इन्वॉल्व हो रहा हो, p मीन्स कोई भी कांस्टेंट आपके पास ले सकते हैं, अगर वो इन्वॉल्व हो रहा हो तो क्या आएगा, उसमें से हम p कॉमन ले लेंगे और आपके पास क्या आएगा, मैट्रिक्स आ जाए। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखें ये 3a सेम है, इस पूरे कॉलम में सेम है, तो इट्स मीन आपके पास ये क्या आ गया, p आ गया, ये आपके पास क्या आ गया, p आ गया। वहां पर रिस्ट्रिक्शन थी p सेम एलिमेंट होगा, तो यहाँ पर जो सेम एलिमेंट है वो क्या है, 3a। तो हम इसको किस तरह लिख सकते हैं, इसमें अगर हम लास्ट 5 प्रॉपर्टी यूज करें तो इसे हम 3a करके जब हमने बाई निकाला तो ये तो 1 1 आ गया, ठीक है ना, बाकी ऑल ऑफ टर्म एज इट इज ही होंगी। ये आ गया आपके पास a प्लस एल, a माइनस एल, और इसे लिखते हैं a। अब इसका 3 × 3 के करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसकी कैलकुलेशन ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो हमारे पास होता है कि कॉलम की जो हमने जब मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज की थी तो उसमें आपके पास ऑपरेशन थे मैट्रिक्स के, कि हम रो एंड कॉलम को ऐड सब्ट्रैक्ट करते हुए उसका ऑर्डर क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके करस्पॉन्डिंग हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं, जो इजीली हो जाएगा। 3a एज इट इज आ जाएगा। अब चूंकि आपके पास देखिए मैट्रिक्स किस फॉर्म में, मैट्रिक्स आपके पास इस फॉर्म में है, इसमें आपके पास a प्लस एल है, a माइनस एल भी है, तो a माइनस एल, a प्लस एल। तो हम ऐसा ऑपरेशन करते हैं जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पर रिड्यूस कम हो जाए। तो ये फर्स्ट तो एज इट इज ही लिख देते हैं, a माइनस एल a, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम फर्स्ट ऑपरेशन है, फर्स्ट ऑपरेशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम फर्स्ट ऑपरेशन में कर लेते हैं, नीचे कर लेती हूँ मैं ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए। अच्छा, अब यहाँ पर हम ना मैट्रिक्स ऑपरेशन करने लगेंगे, ये आप पर डिपेंड करता है, यहाँ कॉलम के कोरस्पॉन्डिंग करें या आप रो के कोरस्पॉन्डिंग करें, ठीक है। अगर मैं R2 को R1 से सब्ट्रैक्ट करूँ तो मेरे पास R2 नहीं डेवलप हो जाएगी, ठीक है। अब ये करके देख लेते हैं। अच्छा, R2 के एलिमेंट क्या थे, R2 के एलिमेंट थे 1 a प्लस एल, a माइनस एल, ठीक है। अब सब्ट्रैक्शन मैंने क्या करना है, R1 था, यानी कि सब्ट्रैक्शन करनी थी माइनस एल, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या करना था, उसका था यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर माइनस ए हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, प्लस है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस है। अच्छा, इसे अब सॉल्व करें तो मेरे पास क्या एलिमेंट आते हैं, अगर मैं इसे सॉल्व करूं, ये 1 पॉजिटिव 1 कैंसिल आउट, ये पॉजिटिव, ये तो 0 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। ये आपके पास कैंसिल आउट होगा तो ये आपके पास 2l आ जाएगा, ये प्लस नेगेटिव कैंसिल आउट तो ये मेरे पास क्या आएगा, माइनस। तो आपके पास जो सेकंड है ये आपके पास किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है R2 को। मैंने R2 नहीं डेवलप की है, वो कैसे डेवलप की है कि मैंने R2 को R1 से क्या कर दिया है, सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो आपके पास न्यू एलिमेंट आ गए हैं 0 2l माइनस है, ठीक है। ये तो मैंने फर्स्ट ऑपरेशन इस पे अप्लाई किया। अब इसमें मैं सेकंड ऑपरेशन अप्लाई करती हूँ। सेकंड ऑपरेशन मैंने क्या चाहिए, R3 चाहिए। R3 को जब मैं R1 से सब्ट्रैक्ट करूँ तो मेरे पास R3 न्यू आ जाएगी, ठीक है। R3 के साथ भी इस तरह कर सकते हैं इजीली से, ठीक है। R3 को भी R1 से करेंगे सब्ट्रैक्ट तो आपके पास आ जाएगी। अच्छा, R3 आपके पास क्या है, R3 है आपके पास थी 1 a प्लस एल था, ठीक है। -R1 वो ये वाले एलिमेंट हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, वो था -1 -a प्लस एल माइनस है, ठीक है। अब इसको देखते हैं।
+1 -1 कैंसिल आउट, ये 0 आपके पास आ गई, ये कैंसिल आउट, ये आपके पास एल आ जाएगी, ये कैंसिल आउट, ये आपके पास क्या आ जाएगी, एल आ गई। अच्छा, R3 आपके पास क्या आ गई, ये आपके पास रिप्रेजेंट कर रही है R3 को, तो R3 के एलिमेंट आ गए 0 L L। अब यहाँ से हम इजीली डिटर्मिनेंट ले सकते हैं क्योंकि हमारे पास ये मच सोलेबल है। पहले तो हमारे पास A प्लस एल भी था, तो उसे अगर हम डिटर्मिनेंट लेते मे बी मोर डिफिकल्ट कैलकुलेशन। अच्छा, 3A एज इट इज आ जाएगा, ठीक है, 3A आपके पास एज इट इज आ। अब हमने इसका डिटर्मिनेंट लेना है, किस मैट्रिक्स का, इसका मैट्रिक्स का, तो पहले हमने 1 लिख देना है, 1 आ जाएगा, 1 के साथ आपके पास आ जाएंगे जो रेस्ट ऑफ एलिमेंट होंगे उनका डिटर्मिनेंट माइनस जो आपके पास फार्मूले का होता है ये सेकंड टर्म हुआ, सेकंड टर्म आपके पास क्या है, ए माइनस एफ, ठीक है, रेस्ट ऑफ टर्म्स आ गई आपके पास, फिर प्लस थर्ड एलिमेंट जो कि है ए प्लस ए, ये रेस्ट ऑफ टर्म। वन वाले को इग्नोर किया तो आपके पास ये वाला एरिया आ गया, इस एरिया को लिखेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 2L माइनस एल एल एल, ठीक है, ये आपके पास एरिया आ गया। अब यहाँ पर हमने इस वाले को इग्नोर किया तो ये वाली आपके पास टर्म्स आ गई हैं 0 0 एल माइनस एल एल, ठीक है, माइनस एल एंड एल। इस वाले को इग्नोर किया तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 0 2L 0 एल। अब इसे हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं, 3A एज इट इज, ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट लें तो ये आपके पास आ जाएगा 2L स्क्वायर माइनस माइनस एल स्क्वायर, ठीक है, ये माइनस एज इट इज ए माइनस एल लिखें। अच्छा, इसका डिटर्मिनेंट जब हमने लिया ये आपके पास 0 माइनस 0, ये आपके पास टर्म 0 हो जाएंगे, प्लस ए, इसका डिटर्मिनेंट लिया ये भी आपके पास 0 आ गया, ठीक है। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद सिंप्लीफाई करने के बाद ये आपके पास 3A, बाकी टू टर्म्स आपके पास 0 हो जाएंगी, तो 3A फर्स्ट वाले के साथ होगा, फर्स्ट वाला क्या था 2L स्क्वायर, अब ये आपके पास क्या है माइनस माइनस प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, बाकी तो 0 टर्म्स हो जाएंगे, उसका इतना कोई नहीं है, ये भी आपके पास 0 हो जाएगी, ये भी आपके पास क्या आ गई 0 हो जाएगी, ये दोनों आपके पास क्या आ गई 0 हो जाएगी। अच्छा, अब ये 3A एज इट इज, इन दोनों को प्लस कर सकते हैं तो ये 3L स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगा 9AL स्क्वायर, ठीक है, 9AL स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा। अब रेस्ट ऑफ जितने भी डिटर्मिनेंट है वो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ट्वेंटी वन से मल्टीप्लाई होगा तो 21 ही होगा, 21 को अगर आप मल्टीप्लाई कर रही हैं 1 के साथ तो आपके पास आंसर भी 21 आएगा, इसमें क्या है। 2L
12 भी 1 से मल्टीप्लाई हो तो उसका आंसर 1 ही हो सकता है। अच्छा, 2l को अगर आपने l से मल्टीप्लाई किया तो इसका 2l स्क्वायर होगा। ठीक है ना, 2l को l से मल्टीप्लाई कर रही है ना, ये कह रही है ना 2l मल्टीप्लाई बाय l, तो इसका आंसर आपके पास 2l स्क्वायर होगा। अच्छा, अब हमारे पास न्यू टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, माइनर एंड कोफैक्टर वाला। ठीक है, ये भी आपके पास क्या, अगर आपके पास 3x2 से ज़्यादा मैट्रिक्स आ जाएं और उनका अपने इन्वर्स फाइंड करना है, तो इन्वर्स में हम लोगों के पास एडजॉइंट रिक्वायर होता है, एडजॉइंट हम लोगों ने रिक्वायर होता है। फॉर एग्जांपल अब देखिए ना, ए इन्वर्स है, ए इन्वर्स का फार्मूला आपके पास क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटरमिन। हमने ए इन्वर्स मैट्रिक्स निकाला था, आपके पास मैट्रिक्स जो ए थी वो थी आपके पास 2x2 का, जिसका अर्जन साइन हम किस तरह लेते थे, वो इजीली हमारे पास कैलकुलेशन उसकी इजीली हो सकती थी, इजीली होती है ना उसकी कैलकुलेशन में भी। यहाँ पर आप वो यहाँ पर हम क्या करते थे, डी ए इनकी रिप्लेसमेंट होती थी और इनके साथ साइन आ जाते थे नेगेटिव। अब 3x3 है, 3x3 में तो हम इस तरह का कोई सीन नहीं है, तो 3x3 के लिए हमारे पास क्या आता है, हमारे पास माइनर को फैक्टर इस तरह का एक मेथड है जिसे हम एडजॉइंट इजीली निकाल सकते हैं, कोई भी मैट्रिक्स 1x n तक जितने भी हो। वो बस ये आपके पास रिस्ट्रिक्शन होती है कि माइनर और को फैक्टर आपके पास उसकी जो पावर होती है n से, ठीक है ना, वो आपके पास यूज होता है n ग्रेटर देन टू 2, देन तब हम माइनर एन कोफैक्टर एंड माइनर कोफैक्टर एंड माइनर उसका हम बता सकते हैं अगर आपके पास n ग्रेटर देन टू 2 हो। ऑलराइट, अच्छा माइनर क्या होता है आपके पास, पहले देख लें। कोफैक्टर क्या होता है, फिर हम इसकी तरफ आएंगे, इन्वर्स की तरफ। ठीक है, व्हाट इज माइनर? the the minor of an element ठीक है in a determinant of order n, in a determinant of order n in the determinant मीन्स यहाँ पर ना ऑर्डर रिड्यूस हो जाता है, बात सिर्फ ऑर्डर अगर n है तो आपके पास डिटर्मिनेंट ऑर्डर ऑफ n-1। ये एग्जाम्पल करेंगे और इसके ऑब्टेनिंग बाय रिमूविंग, अब यहाँ पे हम रिमूविंग करते हैं थोड़ी सी, ऑब्टेन बाय रिमूविंग दी row and column which contain the given element
अब माइनर क्या होता है, इसमें हमने रो एंड कॉलम को रिमूव करना होता है। अगर आपके पास उसका ऑर्डर n है तो वो रिड्यूस हो जाएगा n-1 में, क्योंकि हमने उसमें से रो या कॉलम को रिमूव कर देंगे ना, तो इसकी वजह से उनका ऑर्डर भी डिक्रीज हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल एक आपको एग्जांपल मैं दूं, पहले जनरल देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम कोई पर्टिकुलर एग्जांपल लेकर उसका माइनर निकालेंगे। अच्छा, अब मैंने यहाँ पर माइनर निकालना है। यहाँ पर गिवन होता है कि हमने किसके कॉरस्पॉन्डिंग माइनर निकालना। अच्छा, अगर मैं 3x3 की मैट्रिक्स लूँ, ये डिटर्मिनेंट है 3x3 का A11, जिसकी एलिमेंट है A11, A21, A31, चलो इसे बढ़ा ही देते हैं, A41। ये मैं 4x4 की मैट्रिक्स यहाँ पर लेने लगी। A12, A22, A32, A42, A13, A23, A33, A43, A14, A24, A34, A44। ये मैंने मैट्रिक्स ली है 4x4 की, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर माइनर फाइंड करना है। इसे क्या कहते हैं, इसे हम इन अदर सेंस, इसे हम अदर सेंस कह लें आप, फोर ऑर्डर डिटर्मिनेंट, ठीक है। फोर ऑर्डर डिटर्मिनेंट, यहाँ से ये फोर, इसका ऑर्डर ऑर्डर 4x4 की मैट्रिक्स है, तो इसे हम इन अदर सेंस क्या कह सकते हैं, फोर ऑर्डर। क्योंकि डिटर्मिनेंट निकालना है तो डिटर्मिनेंट फोर ऑर्डर डिटर्मिनेंट। अब आ जाए माइनर की तरफ। अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैंने फाइंड करना है, फाइंड दी माइक अपने ऑफ ही रखा करें। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने निकालना था फाइंड दी माइनर ऑफ, निकाल लेते हैं A32। अच्छा, माइनर को हम लार्ज से रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें जो अल्फाबेट्स होते हैं ना आपके कैपिटल लेटर होते हैं, ठीक है ना, कैपिटल लेटर होते हैं इसके अल्फाबेट। मोस्टली बुक में इसकी रिप्रेजेंटेशन M से की जाती है। अब आपने जो माइनर फाइंड करना है ना, यहाँ पर आपके पास माइनर है A32। अगर आपने माइनर निकाला तो उसे उसकी जो सिंबॉलिक फॉर्म होती है रिप्रेजेंट करना का जो मेथड होता है वो होता है M32, ठीक है ना। ये होता है M32, क्योंकि आपने यहाँ पर 32 का निकालना है तो यहाँ पर M32। मोस्टली बुक में इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है A से, A32, ठीक है। कुछ भी दे सकते हैं ABCD, वो कहते हैं कि वहाँ कोई ये M कोई कंपल्सरी नहीं है, इसके हम कैपिटल लेटर से डोनेशन करते हैं। इसकी जो नोटेशन होती है वो हम करते हैं कैपिटल लेटर, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर फाइंड द माइनर करना है किसका, A32 का माइनर निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने रिप्रेजेंट इसे किससे किया है, M32 से रिप्रेजेंट कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाए थोड़ा सा, ये जो आपके पास जनरल मैट्रिक्स थी, ठीक है। अब आपके पास जो 3 होता है वो क्या होता है, 3 रिप्रेजेंट टू रो, 2 रिप्रेजेंट टू कॉलम, ऑलराइट।
3 रिप्रेजेंट रो, 2 रिप्रेजेंट कॉलम। तो यहाँ पर हमने क्या करना था, हम रो और कॉलम को क्या करते हैं, रिमूव करना होता है। आपने इन दोनों चीज़ों को रिमूव कर दें। अब यहाँ पर हम 3 रो, थर्ड रो कौन सी है, ये आपके पास फर्स्ट सेकंड, ये थर्ड रो एलिमिनेट होगी। उसके बाद 2 कॉलम, फर्स्ट 2, ये आपके पास 2 कॉलम रिमूव हो गया। अब आपके पास माइनर क्या आएगा, इन दोनों को रिमूव करने के बाद आपके पास जो एंट्रीज आई वो होगी A11, A21, A41, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास हो जाएगी A13, A23, A43। अच्छा, यहाँ पर आपके पास होगी A14, A24, A44। अब यहाँ पर आपने गौर करना, इसकी आपके पास डेफिनेशन में क्या था, यहाँ पर गिवन था डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n इन द डिटर्मिनेंट ऑर्डर n-1। अच्छा, यहाँ पर डिटर्मिनेंट किसका था, इसका आपके पास n इज इक्वल टू 4 था। और ये अब ये आपके पास कितने हो गया, अगर आप देखेंगे ये आपके पास 3x3 की हो गई है। वो यही कह रहे थे ना कि आपका डिटर्मिनेंट अगर n ऑर्डर का है, माइनर जब हम निकालते हैं तो आपके पास वो रिड्यूस हो जाता है, उसका ऑर्डर एक प्लस हो जाता है। अब यहाँ पर अगर n-1 माइनर का ऑर्डर है, n आपके पास क्या था, 4 था, आपने 4 1 1 3 आ गया। और ये देखें वाकई ये 3 आया है, हमने उसमें से रिमूव जस्ट एक माइनर निकाला है और आपके पास ऑर्डर रिड्यूस हो गया। ये इस तरह से हम माइनर निकालते हैं, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे, जो भी मेथड होता है 3x3 का, उसके करस्पॉन्डिंग आपके पास जो वैल्यूज होगी वो m